नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और धमाकेदार ड्रग पिक्चर वीडियो और ड्रग पिक्चर की श्रृंखला में आने वाले एक और वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, दिस वीडियो इज अबाउट सीपिया ड्रग पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, सीपिया ड्रग पिक्चर। अगर हम ऐसी एक मेडिसिन की बात करें, जो मेडिसिन अगर हमारे पास मटेरिया मेडिका के अंदर इन्वेंट्री में नहीं होती तो हम लोगों का, महिलाओं का प्रॉपरली गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन लोगों का इलाज करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता। और अगर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आप समझ सकते हैं, आप में से जितने लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने लोग डॉक्टर हैं, जितने भी लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, आप सबको भली भांति इस बारे में ज्ञान है और इस बारे में आप अवगत हैं कि सीपिया कितनी इंपॉर्टेंट फीमेल रेमेडी है। दूसरी चीज जो मैं अभी सीपिया के अंदर बताना चाहूंगा कि केंट ने अपनी मटेरिया मेडिका के अंदर लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में ये बात बहुत साफ साफ इस चीज को लिखा है कि सीपिया उन ड्रग पिक्चरों में से एक है जिसको थोड़ा सा समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। कि जब सीपिया की बात होती है तो सीपिया कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सीपिया जो है, बातचीत करने में, चार डॉक्टरों के बीच में आपस में चर्चा करने के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट वहीं एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपिया इन अ पेशेंट, एक मरीज के अंदर सीपिया का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। यही चीज़ इसको कठिन बना देती है। अब जैसा कि हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं आपको जो मटेरिया मेडिका पढ़ने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा ये कहना रहता है कि आप बस थीम पकड़ो। मेडिसिन का अगर आपने थीम पकड़ लिया दोस्तों, तो आपको मेडिसिन रटना पड़ेगी ही नहीं। और मेडिसिन आपको 80% वैसी मुँह जवानी याद रहेगी, लक्षण याद रहेंगे, साइन याद रहेंगे, सिम्टम याद रहेंगे। इस मेडिसिन का जो थीम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट दो बातों के इर्द गिर्द पूरी मेडिसिन बुनी हुई है, सिर्फ दो चीज़ों के इर्द गिर्द। पहला, महिलाओं के अंदर काम करना है इसका, महिलाओं से इसका एक स्पेसिफिक लगाव है। वो महिलाओं के अंदर लगाव क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप के बॉडी बिल्ड के लिए है। मतलब जैसे फॉस्फोरस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्या बताया था, फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूशन एक की नोट है ना, एक थीम है फॉस्फोरस का। यहाँ पे सीपिया का थीम है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लुक इस महिला का वो क्या है, हम आगे देखेंगे। दूसरा, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। जैसे फॉस्फोरस का स्फीयर ऑफ एक्शन में हमने क्या बोला था कि इट इफेक्ट ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट से लेके सॉफ्टेस्ट तक। हार्डेस्ट पे ये क्या करती है, बोन को इफेक्ट करती है, सॉफ्टेस्ट में ब्लड को और नर्व को इफेक्ट करती है। ये बात कही गई है फास्फोरस में, ठीक है। अब जब ये बात कह रहे हैं तो वो कहाँ क्या करती है फास्फोरस पे, वो सब डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। इतना वायलेंट इन्फ्लेमेशन करती है कि वो इरिटेंट है नेचर फास्फोरस का और डिस्ट्रक्शन करती है। इसी ये कुछ दो तीन थीम के इर्द गिर्द पूरे फास्फोरस के जितनी 6-7 स्लाइडें थी, वो सारी की सारी उसके अंदर जो बातें थी वो थीम के इर्द गिर्द थी। उसी तरह से इसका थीम है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लुक ऑफ द सीपिया पेशेंट, दूसरा इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। अब आप में से ज्यादातर अभी मुंह उठा के बोल देंगे। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ सीपिया? तो आप क्या बोलोगे? आप में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, नहीं वो तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे काम करती है, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करती है। नहीं दोस्तों, वो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर इनडायरेक्टली काम करती है, क्योंकि इसका मेन एक्शन पोर्टल सिस्टम के ऊपर है। ये पोर्टल कंजेशन पैदा करती है। और जब ये पोर्टल कंजेशन पैदा करती है, वो पोर्टल कंजेशन जो है उसका इफेक्ट पड़ता है यूटेराइन स्टेसिस पे। मतलब जब पोर्टल कंजेशन हुआ तो पोर्टल वेन में ब्लड कहाँ से जाता है भैया? यूटेराइन वेन भी तो पोर्टल वेन में ही ब्लड डालती है, और वो पोर्टल वेन से होता हुआ ऊपर वेना केवा की तरफ जाता है, हार्ट की तरफ। इसका जब पोर्टल कंजेशन होगा तो वो बैक प्रेशर से इसका पोर्टल कंजेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है यूटेरस में। तो जब इसको पोर्टल कंजेशन होगा तो इसको यूटेराइन कंजेशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोर्टल कंजेशन के ऊपर से ब्लॉकेज दिख रहा है। इसके अंदर ऐसे सिम्टम पैदा नहीं होंगे पोर्टल कंजेशन के जो एलोस और कैंटीना में, एस्कुलस में, सल्फर में, नक्सवोमिका में होते हैं कि पाइल से बन रही हैं, ठीक है ना, पोर्टल कंजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वो सब चीजें नहीं होंगी। इसका पोर्टल कंजेशन की खूबसूरती और खासियत है कि वो एक्सक्लूसिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव एपरेटस के ऊपर ब्लड का कंजेशन पैदा करता है। और सीपिया के जितने भी लक्षण होते हैं, जितनी भी पैथोलॉजीज पे तुम लोग सीपिया देते हो, जैसे कि एडिनोमायोसिस है, सीपिया है उसमें, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वगैरह वगैरह, जितना भी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जितनी भी आप XYZ बीमारियों की बात करते हो जो फीमेल रेमेडी के रूप में
फीमेल प्रॉब्लम के रूप में, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में सीपिया लेडी के अंदर पाई जाती हैं, इन सब का मेन कारण है पोर्टल कंजेशन। और वाया पोर्टल कंजेशन यूटेराइन कंजेशन जब पैदा होता है, ये सीपिया की लेडी के अंदर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मेन कारण है। ये दो ही इसके की नोट है, याद रखना। इसके दो ही थीम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लुक, जिसके बारे में जस्ट हम बात करने वाले हैं, और दूसरा पोर्टल कंजेशन। और यही पोर्टल कंजेशन इसको प्रीइमिनेंटली फीमेल रेमेडी बनाता है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ये हर जगह लिखा है मटेरिया मेडिका में। कोई भी मेडिसिन को फीमेल रेमेडी अगर डिक्लेयर करा है तो आगे साफ साफ लिखा है बट नॉट एक्सक्लूसिवली। ऐसा नहीं है फीमेल की मेडिसिन। चलिए अब दूसरा स्क्रीन पे जाते हैं। ये थीम मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए समझा दिया कि ये थीम अगर आपने शुरू में वीडियो के 5-6 मिनट 10 मिनट में समझ लिया तो वीडियो काफ़ी छोटा हो जाएगा। ये थीम समझा दिया तो मैं मान के चलूँगा कि आपने वीडियो को बिना स्किप करे अगर देखा है तो आगे जो स्लाइड है और जिन स्लाइड में यही बातें लिखी हुई हैं, यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। मेरे को सिर्फ पढ़ना रहेगा। अब हम आ गए हैं दूसरी स्क्रीन पे। मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे। अब सीपिया ड्रग पिक्चर, सबसे पहला पॉइंट, ये लाल कलर का कर्सर आपको दिख रहा होगा। सीपिया इज अ डीप एंड लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन। सबको पता है, जो लोग प्रैक्टिस के अंदर है हर कोई जानता है कि सीपिया एक डीप एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है ना। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत लंबा है और डीपली काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन विथ अ वाइड स्पेयर ऑफ एक्शन ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। ये होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मतलब वो मेडिसिन जिसका जरूरत से ज्यादा उपयोग होता है घड़ी घड़ी। ऐसा ये एक ऐसी मेडिसिन है कि ये पॉलीक्रिस्ट में इसलिए रखा है, उन मेडिसिन को रखा है जो बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती है पेशेंट पे। ठीक है, तो it is a constitutional polycrist medicine with a wide sphere of action on the female reproductive system, so it is preeminently but not exclusively a female remedy। ये बता चुका हूं मैं, है ना। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल लुक ऑफ सीपिया पे। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लुक ऑफ सीपिया कैसा है? सबसे पहले एक चीज समझो कि महिला को, एक बिल्कुल सिंपल सी बात समझा दे रहा हूं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लुक सीपिया का आपके दिमाग में खटाक से बैठ जाएगा। एक महिला को महिला बनाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये बात याद रख लो। मेल का फीमेल के प्रति जो अट्रैक्शन नेचुरल होता है वो क्या है? मेल हार्मोन आर ऑलवेज इन द हंट ऑफ द फीमेल हार्मोन। पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा फीमेल हार्मोन को ही हंट करते हैं। और एक पुरुष को महिला के अंदर जो बातें आकर्षित करती हैं, एक पुरुष को महिला के अंदर जो चीजें पसंद हैं, ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें एक महिला के अंदर एक पुरुष को पसंद है? उसका फिगर, कुछ कहने की दिक्कत की बात नहीं है। वी आर ऑल एडल्ट्स एंड वी आर ऑल वर्किंग इन द मेडिकल फिटर्निटी। हम मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक पुरुष को एक महिला में क्या चीज अच्छी लगती है? उसका फिगर अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाल अच्छे लगते हैं, उसकी स्किन का बिल्कुल नाजुक कंटोर जो एक महिला की स्किन के अंदर होता है वो उसको अच्छा लगता है। वॉइस, एक फीमेल वॉइस, फीमेल को फीमेल वॉइस कहाँ से मिलता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन से मिलता है। इस फीमेल को इसका अच्छा फिगर कहाँ से मिला? ईस्ट्रोजन हार्मोन से मिला। इसका वॉइस कहाँ से मिला? ईस्ट्रोजन हार्मोन से मिला। तो जो एक सेक्स के पर्पस से एक सेक्सी फीचर्स जो एक पुरुष एक महिला में ढूंढ रहा है, वो सारी चीजें जिसको सो कॉल्ड एक पुरुष सेक्सी समझता है, वो सारे फीचर्स आर होली एंड सोली एट्रीब्यूटेड टू द हेल्दी प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन इन द फीमेल। अगर उस महिला के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन का नॉर्मल है, वो फीमेल आकर्षक होगी। अगर उस महिला के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है तो किसी ना किसी सेंस के अंदर आप लोग ये देखेंगे कि वो आकर्षक नहीं रह जाती है। अब कोई भगवान के लिए इसको बॉडी शेमिंग से मत जोड़ लेना, या फिर स्पेसिफिक बिल्ड की जो हमारी समाज में महिलाएं पाई जाती हैं है ना, तो आप ये मत जोड़ लेना कि नहीं साहब आप तो डिफेम कर रहे हो, या फिर आप मतलब फेमिन, मतलब फालतू की बातें नहीं चाहिए, है ना। मिसोजिनिस्ट बातें मत करना इसमें, क्योंकि ये समझो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हमने अपने समाज के अंदर ऐसी कई महिलाओं को देखते हैं जो महिलाएं पुरुष जैसी ज्यादा दिखती हैं। समझिएगा मेरी बात। अगर ये कंसेप्ट समझ लिया ना कि एक औरत को, एक खूबसूरत औरत को खूबसूरत क्या चीज बना रही है, क्यों वो एक महिला, जैसे कि एक समाज, एक स्कूल, एक कॉलेज का एक क्लास है,
उस कॉलेज के क्लास के अंदर अगर 50% लड़के हैं 50% लड़कियां हैं, मतलब 25 लड़की हैं 25 लड़के हैं, तो आप देखोगे एक ही लड़की कुछ ऐसी रहती है, इक्का दुक्का या 2 या 3 लड़कियां ऐसी होती हैं उस क्लास के अंदर जो लड़कों का क्रश होता है। वहां पे कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिसके ऊपर लड़के बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इन दोनों लड़कियों के बीच में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस भाई? अरे पैदा तो सब एक ही जेनेटिक कोड लेकर के हुई है ना, कुछ अलग से तो था नहीं। तो डिफरेंस कहां पे आया इन दोनों के बीच में? ये सीपिया का थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल लुक। वो डिफरेंस है साहब ईस्ट्रोजिन की मात्रा का, कि ईस्ट्रोजिन जितना हेल्दियर फॉर्म में और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रेजेंस ऑफ द ईस्ट्रोजिन जिस लड़की के ब्लड के अंदर ज्यादा है जेनेटिकली, क्यों? क्योंकि जेनेटिकली लड़की हवा से थोड़ी पैदा हुई, तो ये लड़की पैदा हुई, माँ बाप के गुण आए ना उसके अंदर, उसके माता पिता ने उसको संभोग करके पैदा करा है, तो वो जो जेनेटिक कोड आया वही जेनेटिक कोड चीजें साथ में लेकर के आता है। अब इस लड़की के साथ क्या है कि इसके अंदर ईस्ट्रोजन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बहुत अच्छा है, उसके कारण इसका बॉडी का शेप, इसकी हाइट है ना, इसकी पर्सनालिटी के अंदर एक अट्रैक्शन वो ईस्ट्रोजन ही पैदा करता है, और दैट इज वाई शी इज द क्रश ऑफ ऑलमोस्ट सारे लौंडों का क्रश वो लड़की है। वहीं उसकी सहेली है जो बिल्कुल भी मतलब उसकी कोई डिमांड नहीं है क्लास के अंदर, मतलब कोई कोई नोबडी वांट्स टू, मतलब उसको वो अनवांटेड है प्रकार। वो इसलिए कि उसके अंदर जो जेनेटिक कोड आया उसके अंदर ईस्ट्रोजन की क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी उसकी बॉडी के अंदर है, और इसी के कारण वो अट्रैक्टिव नहीं रह गई। तो ऐसी हमारी समाज में महिलाएं, अगर आपको एक नटशेल में समझना हो सीपीए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं, आप देखिएगा ट्रैफिक पुलिस में आपको ऐसी महिलाएं दिख, भैया मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बस मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन, कि ट्रैफिक पुलिस हो गया, पुलिस के अंदर आपको ऐसी महिलाएं दिखेंगी, ठीक है। एथलीट्स के अंदर आपको ऐसी महिलाएं दिखेंगी, आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि जो एथलीट महिला थी, जब वो एथलीट बनने का कैरियर स्टार्ट कर रही थी, एट दैट टाइम शी वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड अट्रैक्टिव। बट हुआ क्या, एथलीट मतलब कॉम्पिटिटिव फील्ड, फिजिकल कंपटीशन होता है, तो ये जो एथलीट महिलाएं हैं, जो खासकर हो सकता है रनर हो, या फिर वो बॉडी बिल्डर हो, या फिर वो कोई भी ऐसा एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर रहती हैं, जैसे कि हाई जंप हो गया या फिर ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स, तो ये स्पोर्ट्स खेलते खेलते, अब स्पोर्ट्स जो है ना फील्ड, दैट इज पुरुष प्रधान फील्ड होता है। एक स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स क्या होता है? पुरुष प्रधानता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो वो जो कंडक्ट होता है ना फाइट एंड फ्लाइट का फिनोमिना, वो पुरुष के अंदर है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए थी, ठीक है, और हैं और रहेंगी, और हमारी महिलाएं जो थी वो घर चलाने के लिए। पुरुष क्या था? बाहर जाता था, शिकार करता था। तो जो फाइट एंड फ्लाइट फिनोमिना जो रहता है ना, फाइटिंग स्पिरिट, वो ज्यादा मेल हार्मोन्स के अंदर होता है, फीमेल में नहीं। अब क्योंकि ये महिला एथलीट बन रही है, ये एथलीट बनने वाली है, तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वहां पे क्या होता है कि ट्रेनिंग करते 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 इसके अंदर एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। ईस्ट्रोजन कम होता है इसके शरीर में, और कहीं ना कहीं एंड्रोजन और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की अधिकता हो जाती है। आप में से सबको बता दूं, हर पुरुष के अंदर ईस्ट्रोजन होता है, वैसे उसमें मेन तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, पर हर मानव शरीर के अंदर दोनों हार्मोन होते हैं। जैसे पुरुष के अंदर ईस्ट्रोजन की मौजूदगी होती है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी होती है, बस इनको मेल को मेल इसलिए बन जाता है मेल कि उसके अंदर प्रधानता टेस्टोस्टेरोन की, और फीमेल फीमेल इसलिए बन जाती है क्योंकि उसके अंदर प्रधानता जो है वो ईस्ट्रोजन की। हार्मोन सारे सबके अंदर होते हैं, समझो मेरी बात, है ना। तो यह महिला जब ट्रेनिंग कर रही है ना, तो ट्रेनिंग करते 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 क्या होता है, इसके अंदर ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन की अधिकता हो जाती है। एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ द एथलीट, ये मोर और लेस जिनका फिजिकल लुक एंड अपीयरेंस जो रहता है वो जस्ट लाइक मेल हो जाता है। कई महिलाओं के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पे ये चीज होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हम लोग जो रील्स वगैरह देखते हैं उसमें कुछ अंड बंड चीजें आजकल हमारे को इंस्टाग्राम पे दिखती है, तो वहां पे कई बार आपने कोई लेस्बियन कपल देखा होगा, तो उसके अंदर से देखेंगे कि वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द लेस्बियन कपल उसके बॉय कट बाल होंगे। वो मोर और लेक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये फिजिकली यार ये तो लड़के जैसी दिख रही है। तो हुआ क्या, ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर होता महिला में, तो ईस्ट्रोजन का अट्रैक्शन किस तरफ होता है? ईस्ट्रोजन का स्ट्रक्शन टेस्टोस्टेरोन की तरफ होता है। बट इनके अंदर क्या है कि ईस्ट्रोजन की कमती हो जाती है, और इनके अंदर कहीं ना कहीं पुरुष हार्मोन की हावी जब होता है, तो इनका साइकोलॉजिकल लेवल पे इनकी डिजायर्स भी चेंज हो जाती है। और दैट इज वाई, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम है शरीर में, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा उसके कंपेरेटिवली में रिलेटिव में ज्यादा है, तो उसका अट्रैक्शन किस तरफ चला गया? फीमेल की तरफ चला गया। उसकी बॉडी कैसा बिहेव कर रही है? जस्ट लाइक अ मेल साइकोलॉजी के ऊपर बिहेव कर रही है। और इसलिए क्योंकि देखो हम खुले समाज में यार, ये सब बातें अगर हमको हमारे समाज में दिख रही हैं,
और इन सब को समझ के आप एक मेडिसिन को अच्छे से समझ सकते हो, बीइंग डॉक्टर मेमोराइज कर सकते हो, तो ये करना जरूरी है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लुक का कारण सीपिया का। अब क्या है, टॉल स्लिम वुमेन, ऐसी टॉल लंबी होगी। सबसे पहले महिला हमेशा छोटी हाइट की होती है, याद रखिए, छोटी हाइट की ही महिलाएं अच्छी लगती है, ये भी आप समझ लें। ये कैसी होगी, क्योंकि पुरुष हार्मोन की प्रधानता टॉल होगी। स्लिम वुमेन विद द नैरो पेल्विस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल होता है, पेल्विस नैरो होती है। भाई जब महिला की बात होती है लौंडों के बीच में, तो ये फिगर आता है ना, ये चीज करते हैं ना, आपने कई फिल्मों में, कई वेब सीरीज में देखा होगा कि वो दिखाना एक रिप्रेजेंटेशन, तो वो यहाँ पे कमर तक आके चौड़ा कर देता है, फिर वो सकरा कर देता है। बात किसकी होती है, 36, 24, 36 की बात होती है, ठीक है। तो ये ऊपर का 34 इज रिलेटेड टू द चेस्ट, 24 फॉर द वेस्ट मतलब कमर, और जो 36 हुआ है वो पेल्विस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल? भैया फॉरेंसिक के अंदर जब कंकाल जमीन के अंदर मिलते हैं, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन वेदर दे आर मेल और फीमेल है, वो कैसे होता है, पेल्विक गर्डल का मप्ती करते हैं। पेल्विक गर्डल को देख के ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट बता देता है कि यार ये शव जो है ये फीमेल का है या मेल। तो हमारी सीपिया लेडी कैसी है, नैरो पेल्विस की लेडी है, क्योंकि नैरो पेल्विस इज द साइन ऑफ द मेल, मेल के अंदर होती है नैरो पेल्विस। और ये हमारी जो सीपिया लेडी है जिसके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस में एस्ट्रोजन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली कम है, तो क्या हो रहा है, इसकी पेल्विस नैरो होगी और लेक्स मसल फाइबर होंगे, मसल फाइबर रिलैक्स होंगे, इसके मतलब रिलैक्स्ड मसल फाइबर होंगे, ठीक है। सच वुमेन आर नॉट वेल बिल्ट एज अ वुमन, ये महिलाएं महिलाओं जैसी दिखती ही नहीं है, वेल बिल्ट नहीं है महिलाओं के जैसी। क्यों? क्योंकि महिला में तो कर्व्स होते हैं, इसमें कर्व नहीं है, ठीक है। बिकॉज वुमन हु हैड अ हिप लाइक मैन इज नॉट बिल्ट फॉर द चाइल्ड बियरिंग, ऐसी महिलाएं जनरली जो मेल की तरह प्रतीत होती हैं, ठीक है, जो अभी एक पॉइंट आएगा कि दे आर नैरो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह होती है। महिलाएं पैरेलल लाइन की थोड़ी होती है, महिलाएं होती हैं ऐसा फिगर, चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप्स। तो महिलाएं पैरेलल नहीं होती, पैरेलल बॉडी होती है पुरुषों की, तो ये बिल्कुल वैसी है। और इसलिए कवि ये कह रहा है कि सच वुमन आर नॉट वेल बिल्ट एज अ वुमन, ये वुमन की तरह है ही नहीं। बिकॉज वुमन हु हैड द हिप लाइक मैन इज नॉट बिल्ट फॉर द चाइल्ड बियरिंग, ये बियरिंग है, माफ करिएगा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। तो इनका शरीर चाइल्ड बियरिंग के हिसाब से बना ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा भी देख के, एक एथलीट को देख के लगेगा, एक पुलिस वाली को देख के लगेगा, हर पुलिस वाली की बात मत कर रहा हूँ, मेरी जान के पीछे मत पड़ जाना, हम देखते हैं पर ऐसी, ठीक है ना। तो शी कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द वुमन, इसके अंदर क्योंकि जेनेटिकली ये सीपिया हो चुकी है, जेनेटिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशन सीपिया का है, जो कि शायद इसको या तो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड मतलब इसने लाइफ के अंदर जो चीज़ें करी हैं, जो इसके ऑक्यूपेशन वगैरह रहा है, ये उसके कारण भी हो सकता है, और कई को जेनेटिकली होता है। तो शी कैन नॉट द परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द वुमन, ये वुमन का फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी जो होता है चाइल्ड बियरिंग। तो विदाउट बिकमिंग रिलैक्स इन द पेल्विक ऑर्गन एंड टिश्यू, और अगर कर भी पाई ये परफॉर्म, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये चाइल्ड बियरिंग मतलब बच्चे को अगर जन्म देगी तो शी बिकम वेरी रिलैक्स्ड इन द पेल्विक ऑर्गन एंड टिश्यू, पेल्विक ऑर्गन और टिश्यू के अंदर बहुत ही भयंकर रिलैक्सेशन का वो आ जाएगा, एक रिलैक्सेशन का स्टेज आ जाएगा, ठीक है। अब कवि आगे कह रहा है कि अब सीपिया बिल्ड फिर होगा कैसे, ठीक है, सीपिया बिल्ड कैसा होगा, तो शी इज वेरी टॉल, बहुत लंबी होगी, स्लिम होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लिम होगी एज कंपेयर टू वुमन, बहुत नैरो होगी, नैरो मतलब नैरो, ठीक है, नैरो पेल्विस नैरो होगी, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर ऑल द वे डाउन, एकदम स्ट्रेट होगी, पैरेलल लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, शोल्डर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी होगी, वो कर्व्स नहीं होंगे जो फीमेल के कर्व्स होते हैं। ऑल द वे डाउन इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीपिया। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ द हार्मोनल ग्लिच इन द सीपिया लेडी। मैंने शुरू के 20-15 मिनट आपको ये इसलिए समझाया कि सीपिया सीपिया क्यों है। सीपिया के अंदर ईस्ट्रोजन की क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी होती, क्वालिटेटिव ज्यादा होती है, क्योंकि सीरम एस्ट्रोजन नापोगे तो एक महिला जितना ही निकलेगा, पर वो जो सीरम एस्ट्रोजन है वो नहीं है उस काम का, उसका क्वालिटी डिफिशिएंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ हार्मोनल ग्लिच इन द सीपिया लेडी, की शरीर में एक हार्मोनल ग्लिच है ऑलरेडी, ठीक है।
देयर इज अ मैस्क्यूलिनिटी मतलब पुरुष के कैरेक्टर, पुरुष जैसे दिखने वाले को मैस्कुलाइन बोलते हैं। तो ये है तो महिला, पर देयर इज अ मैस्क्यूलिनिटी इन हर बॉडी बिल्ट इन द सीपिया लेडी बट नॉट नेसेसरीली। भाई मैं बता रहा हूँ ये नेसेसरी नहीं है। खूबसूरत औरतों की भी मेडिसिन है सीपिया, क्योंकि अगर मान लो बाकी सिम्टम्स अग्री कर रहे हैं ना, तो ये मैं इसलिए ऊपर पहले ये बात कह दी थी कि सो इट इज अ प्री इमिनेंटली बट नॉट एक्सक्लूसिवली अ फीमेल रेमेडी। ऐसा प्री इमिनेंटली तो है। एनीमैन ने जो हमको कैरेक्टर बताए, कैंट ने जो हमको वर्णन किया है सीपिया लेडी का, उसके अंदर उसके हिसाब से इट इज अ फीमेल रेमेडी बट नॉट एक्सक्लूसिवली, तो वही बात हो रही है। तो देयर इज अ मैस्क्यूलिनिटी इन हर बॉडी बिल्ट इन सीपिया लेडी बट नॉट नेसेसरीली। ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेजेंट हो, नहीं तो अभी क्लासिकल वाले पीछे पड़ जाएंगे साले, हो तो गधे ही हैं साले कॉन्स्टिट्यूशनल वाले की वो सीपिया जैसी। अब मेरे को लौंडे बोलते हैं, मेरी इतनी गालियां छूटती हैं इन लड़कों के लिए, मेरे पास आते हैं, मैं बात करी, उसने पूरे सिम्टम बताए लेडी के, बोले सीपिया क्यों नहीं दी, तो गंवार मेरे से पता है क्या बोल रहा, बोले सर वो सीपिया जैसी दिख ही नहीं रही थी। मतलब उसको पता है सीपिया का लुक, बट ये नहीं पता है कि हर जगह ये बात लिखी है कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली इट इज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि लुक ऐसे ही हो, क्योंकि अब सीधी सी बात है टॉल स्लेंडर पर्सन दिखेगा तभी आप फॉस्फोरस दोगे क्या? मतलब अगर ऐसे लंबे लोग आपने नहीं देखे अपने कैरियर के अंदर या आपके पास नहीं आया तो क्या फॉस्फोरस आप वापरोगे ही नहीं, आप फॉस्फोरस कभी यूज ही नहीं करोगे। एक कल्केरिया कार्प के कॉन्स्टिट्यूशनल लेडी के अंदर जिसको जो मोटी है, गोल गोल है, थुलथुली है, हाइट में कम है, बोनलेस हैंड, ये कल्केरिया कार्प का लुक बताया ना हमको एनीमैन ने। अगर इस महिला को यूटेराइन फाइब्रॉइड हुआ, इसको यूटेराइन हेमरेज हुआ, तो क्या आप फॉस्फोरस नहीं दोगे उसको? क्यों? क्योंकि आपको उसमें कल्केरिया कार्प दिख रहा है। ऐसा नहीं होता, सिम्टम्स जहां एग्री करते हैं मेडिसिन जाएगी, है ना। तो वो लड़का क्या बोलता है मेरे से, फिर मेरी गालियां छूटती है, मैं गालियां देता हूँ कि भाई तू पागल है क्या? उसके अंदर साफ लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरीली कि यही लुक हो, इसके बाहर भी सीपिया का इंडिकेशंस अगर प्रेजेंट है, जनरल सिम्टम्स प्रेजेंट है, पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट है, तो देनी पड़ेंगी। तो सीपिया लेडी डू नॉट हैव दैट टिपिकल बॉडी कर्व दैट मेक्स अ लेडी अट्रैक्टिव। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूं मैं। शी हैज अ नैरो पेल्विस एंड स्ट्रेट बॉडी फ्रॉम द शोल्डर डाउन, फ्रॉम द शोल्डर ऑल द वे डाउन द फुट जस्ट लाइक अ मैन। बस यहीं पे इतनी बात थी, है ना। अगला स्लाइड पे आते हैं। चौथा की नोट इसका जो है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। फीमेल रेमेडी है, ये समझ लो आप, है ना। जनरली स्पीकिंग सीपिया इज एस्पेशली अडेप्टेड टू द वुमन, है ना। जनरली स्पीकिंग सीपिया इज एस्पेशली अडेप्टेड टू द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बेड। प्रेगनेंसी मतलब ये चीज मैं यहाँ पे बताना और एक अलग से पॉइंट डालना था, मैं भूल गया। एक महिला के अंदर अपन एक चीज सुनते हैं कि साहब ये कब से हो रहा है, साहब मेरी डिलीवरी हुई तब से हो रहा है, जब से मैं प्रेग्नेंट थी मैं तब से हो रहा है। इस चीज के साथ डॉक्टर साहब स्टार्टिंग तो मेरी प्रेगनेंसी से ही हो गई थी और डिलीवरी के बाद ये मेरी बढ़ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द एंटायर मटेरिया मेडिका, अगर कोई फसाद की स्टार्टिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद से हो रही हो, कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कोई भी यूटेराइन पैथोलॉजी का डेवलप होना, इरेगुलरिटी इन द मेंसेस आफ्टर द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद से कोई चीज, पेंडुलस एब्डोमेन आफ्टर डिलीवरी, बच्चा हो जाने के बाद जो तोंद लटक जाती है, थुलथुला पेट लटकता है, जिसको पेंडुलस एब्डोमेन बोलते हैं, आफ्टर डिलीवरी पीपीएस द मेडिसिन। ये रूब्रिक आप अपनी रिपर्टरी में डाल करके देखना, बस आपको रैंडमली कुछ नहीं करना है। आप कोई भी चीज सोचो और आफ्टर डिलीवरी लगा दो, आपको सीपिया मिलेगी वहां पर, क्योंकि सीपिया इज इंडिकेटेड इन दिस कंडीशन। किस कंडीशन में? कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के आफ्टर, पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर, जिसको चाइल्ड बेड बोलते हैं। और जब आप नर्सिंग कर रही हो ना, एक बच्चे को दूध पिला रही हो, और चाइल्ड बेड मतलब आपका बच्चा आपके साथ बिस्तर पे है, छोटा सा, ठीक है, एक इन्फेंट के रूप में, इसको क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द चाइल्ड बेड कहा जाता है इस पीरियड को। तो सीपिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर द ailments फ्रॉम द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग द चाइल्ड बेड एंड वाइल नर्सिंग, याद रखो। तो जनरली स्पीकिंग सीपिया इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द चाइल्ड बेड एंड वाइल नर्सिंग। पॉट बेलिड मदर विद द येलो सैडल अक्रॉस द नोज एंड इरिटेबल इन नेक। समझ गया? पॉट बेलिड मतलब ऐसी महिलाएं जिनने बच्चे को जन्म दिया,
तो यूटेरस मतलब यूटेरस बोल रहा हूँ, एब्डोमेन बिल्कुल लटका हुआ है, पॉट बेली बोल। येलो सैडल अराउंड नोज मतलब नाक के यहाँ पे जो झाइयाँ पड़ जाती है, मेलेस्मा जैसी कंडीशन होती है, खासकर नाक और चीक के ऊपर। ये क्या है, इसको प्रेगनेंसी मार्क भी बोलते हैं। ये क्यों, क्या बताते हैं ये साहब, ये बताते हैं ये मार्क कि भैया ये हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। क्यों बताते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना, कि सीपिया का पिगमेंटेशन से क्यों रिलेशन है। सीपिया के अंदर ये पिगमेंटेशन नाक के और चीक के आसपास, मेलेस्मा, क्लोएस्मा भी बोलते हैं कोई इसको लीवर स्पॉट बोलते हैं। तो ऐसी मदर जिसने बच्चा पैदा करा है डिलीवरी के बाद, जो कि पॉट बेलिड एब्डोमेन है, जिसका पॉट बेलिड मदर विद द येलो सैडल अक्रॉस द नोज एंड इरिटेबल इन नेचर। ये आखिरी स्लाइड में पता चलेगा, सीपिया बहुत चिड़चिड़ी होती है। क्यों, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, क्योंकि एक लड़की के अंदर, एक अच्छी सुंदर लड़की, अट्रैक्टिव लड़की के अंदर उसका नेचर भी एस्ट्रोजन डिसाइड करता है। ऐसी महिलाएं जो बहुत ही खुश मिजाज नेचर की होती हैं, लड़के उनके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे ना, कि ऐसी थकेली महिलाओं के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे जो हमेशा चिड़चिड़ा रही हैं, हमेशा जो इरिटेट हो रही हैं अपने घर वालों पे, अपने पति पे, अपने बच्चों पे। तो फिर तो वो आदमी तो कैरी करता है उस संबंधों को, कैरी मतलब ढोता ही है उस चीज को, उसका वजन ढोता है ऐसा आदमी, उसको मजा नहीं आता इस चीज में। क्यों है ऐसा इसका इरिटेबल नेचर, भैया इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। मतलब इसके अंदर ईस्ट्रोजन की जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कमी है ना, वो उसने इसको, महिला कोई भी इसके अंदर गुण नहीं छोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनली महिला होने का, कि महिला का जो खुश मिजाज एक नेचर होता है ना, कि उसके साथ आप बैठो उठो बात करो तो आपको मजा आए, अच्छा लगे, वो भी तो उसके तरफ अट्रैक्ट करने का उसका एक नेचुरल एस्पेक्ट भी तो है, उसके नेचर का भी एक एस्पेक्ट है ना। तो जिस तरीके से एज अ फीमेल सीपिया लेडी से रिपल्सिव वाइज आती है, रिपल्सिव वाइब आती है, क्यों, क्योंकि उसका फिगर वैसा नहीं है, महिला जैसी नहीं है। ये टॉल है, स्लिम है, ऊपर से नीचे तक पैरेलल लाइन है, बिल्कुल नैरो पेल्विस है इसका, बॉडी के अंदर इसके कर्व्स नहीं है, इसके अंदर मैस्कुलिनिटी दिखती है। तो जिस तरीके से एज अ मेल, एक मेल जब क्लासिकल सीपिया लेडी को देखता है तो उसके अंदर अट्रैक्टिव वाइब नहीं दिखती, उसके अंदर एक प्रकार की एज अ मेल फीमेल के संबंध के रूप में रिपल्सिव वाइब आती हैं। इन द सेम मैनर ये सीपिया लेडी का जो नेचर वाइज भी अगर आप देखोगे तो उसके नेचर से भी रिपल्सिव वाइब आती है, वो मेल विल नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स हर। वो एक अलग बात है कि अगर ये दुनिया की धरती पे आखिरी औरत है तो एक अलग चीज हो जाती है, बट हाँ नहीं, क्योंकि इरिटेबल है नेचर से, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। ये क्यों है ये आगे हम बताएंगे आपको, है ना। ये हार्मोन्स का जिस तरीके से शरीर पे प्रभाव होता है महिला के शरीर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसी तरह से इन्हीं फीमेल हार्मोन का प्रभाव माइंड पे भी रहता है, जो उनके नेचर को डिसाइड करता है, ठीक है ना। आप सिर्फ किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होते हो, आप फिजिकली के साथ साथ उसके मन को भी आप पसंद करने लगते हो एज अ मेल, और अगर वो वैसा उसका माइंड है। बट सीपिया वैसी नहीं है, इसका नेचर इरिटेबल है, बहुत ही अजीब सा आगे आएगा। अब जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि इसका थीम, पहला थीम अभी हमने पढ़ा कि साहब इसका लुक, कॉन्स्टिट्यूशनल लुक, और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लुक का क्या कारण है भाई, ईस्ट्रोजन की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ग्लिच और डिफिशियंसी के कारण। और दूसरा जो मैंने आपको इसका थीम बताया था कि ये पोर्टल सिस्टम पे काम करती है, ये बेसिकली इसका काम यूटेरस पे है, पर ये यूटेरस पे जाकर के डायरेक्ट कंजेशन पैदा नहीं करती है। इसका जो कंजेशन होता है यूटेराइन कंजेशन, वो वाया पोर्टल कंजेशन से होता है। वाया मतलब पहले पोर्टल कंजेशन पे इफेक्ट आएगा, पोर्टल सिस्टम पे पोर्टल कंजेशन होगा, वो पोर्टल कंजेशन का जो प्रेशर है वो रिवर्स ट्रांसमिट होगा, वो पीछे की तरफ यूटेरस को इफेक्ट करेगा, यूटेराइन कंजेशन पैदा करेगा। और ये यूटेराइन कंजेशन इस सीपिया लेडी की प्रॉब्लम के अंदर 99.9% प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो मैं जल्दी से इसको पढ़ लेता हूं। एक्ट ऑन द पोर्टल सिस्टम कॉजिंग द पोर्टल कंजेशन, एक्शन ऑफ सीपिया इज ऑन द पोर्टल व्हेन वेयर इट कॉजेज द पोर्टल कंजेशन और पोर्टल स्टेसिस, स्टेसिस मतलब ब्लड का रुकना को स्टेसिस बोलते हैं। एक्शन ऑफ द सीपिया इज ऑन द पोर्टल व्हेन वेयर इट कॉजेज पोर्टल कंजेशन एंड स्टेसिस। दिस पोर्टल कंजेशन प्रोड्यूसेस मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीपिया विच इज पोर्टल कंजेशन एंड पोर्टल स्टेसिस हो गया, एंड कॉजेज द, इसके फलस्वरूप क्या होता है, एंड कॉजेज द एनगॉर्जमेंट ऑफ द यूटेरस, इसकी वजह से यूटेरस का भी एनगॉर्जमेंट और यूटेराइन कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब मैं ब्लड के कंजेशन की बात कर रहा हूँ यूटेरस के अंदर, ठीक है ना।
एनगॉर्जमेंट ऑफ द यूटेरस गोइंग टू द इंड्यूरेशन, मतलब यूटेरस के अंदर अब ब्लड रुकने लग गया। जब ये ब्लड कहीं पे रुकता है तो एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी इंड्यूरेटिंग कंडीशन बनती है, इन्फ्लामेशन और इंड्यूरेशन होगा यहाँ पे। एंड दिस यूटेराइन कंजेशन लीड्स आइदर टू द प्रोलेप्स या फिर रिट्रोवर्जन ऑफ यूटेरस। हम लोग अक्सर ये रिपोर्ट देखते हैं, प्रोलेप्स अगर छोड़ दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोलेप्स शब्द अतिशयोक्ति है तो मेरे कहने पे प्रोलेप्स को बल्कि यूटेरस में चेंज कर लो। अब आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बल्कि यूटेरस अक्सर आपको दिखता है एक महिला की रिपोर्ट के अंदर, सोनोग्राफी के अंदर बल्कि यूटेरस, मतलब 40-41 साल से के आसपास की कोई भी महिला की आज की डेट में जांच कराएंगे, साला कुछ न निकले ना निकले, यूटेरस बल्कि निकलता है। व्हाट इज दैट मीन? बल्कि मतलब कंजेस्टेड यूटेरस भाई। जो यूटेरस के अंदर यूटेराइन कंजेशन है, ब्लड से यूटेरस बिल्कुल एनगॉर्ज्ड है, उसको कहते हैं यूटेराइन कंजेशन। और ऐसा भारी भरकम यूटेरस जब रिपोर्ट में आता है सोनोग्राफी में, तो वहां पे यूटेराइन कंजेशन की जगह उसको बल्कि यूटेरस लिखा जाता है। अब यही जो बल्कि यूटेरस है ये कई बार इतना रिलैक्स और भारी हो जाता है कि ये प्रोलेप्स भी कर सकता है वजाइना से बाहर की तरफ। तो अगर आपको प्रोलेप्स अतिशयोक्ति लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही लिख दिया इसने कि यार यूटेराइन कंजेशन के कारण प्रोलेप्स हो रहा है, तो ये प्रोलेप्स को आप चेंज करके बल्कि यूटेरस समझ। तो यहाँ पे मैं 3 चीजें पढ़ देता हूँ। 3 चीजें क्या? कि causes engorgement of the uterus going to the induration and this uterine congestion leads to bulky uterus, prolapse या फिर retroversion of the uterus। ये कुछ भी हो सकता है। बल्कि यूटेरस तो है ही, ये समझ लो। अब जब यूटेरस बल्कि हो जाता, भारी हो जाता है, तो या तो अंदर के अंदर यूटेरस का जो एंटीवर्टेड पोजीशन होती है वो चेंज हो जाएगी उसके वजन के कारण, यूटेरस के बल्कि होने के कारण, तो वो रिट्रोवर्टेड भी हो सकता है या फिर वो प्रोलेप्स हो सकता है। और प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों ये, है ना। और वेरियस अदर यूटेराइन पैथोलॉजी। तो ये अभी क्या बात हुई? अभी ये बात हुई कि बल्कि यूटेराइन कंजेशन के कारण या तो यूटेरस बल्कि हो गया, पहला पॉइंट, या तो फिर वो रिट्रोवर्टेड हो गया, या वो प्रोलेप्स हो गया हल्का फुल्का या भारी, को जैसा भी होगा। और चौथी चीज क्या हो रही है? यूटेराइन कंजेशन। जो क्यों है यूटेराइन कंजेशन? क्यों हुआ? पोर्टल कंजेशन के कारण। तो अब चौथी चीज क्या होगी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर टाइप ऑफ द या फिर वेरियस अदर यूटेराइन पैथोलॉजी जिसकी बात हो रही है ना, ये पॉइंट, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कंजेशन ऑफ द यूटेरस विच इज ड्यू टू द पोर्टल कंजेशन के। और अदर टाइप ऑफ द यूटेराइन पैथोलॉजीज के अंदर सब कुछ आ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस इसमें आ जाएगा, एडिनोमायोसिस इसमें आ जाएगा, इसके अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID आ जाएगा, इसके अंदर DUB आ जाएगा, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती है, इसके अंदर मेनोरेजिया भी आ जाएगा, मेट्रोरेजिया भी आ जाएगा, डिस्मेनोरिया भी आ जाएगा। तुम जितनी पैथोलॉजी सोच सकते, जो CPA हम देते हैं, हम सबके लिए देते हैं, जो 7 पॉइंट गिनाए इस पे सब पे CPA है, मेरे सारे पे वीडियो बने हुए हैं, सब पे CPA बताई हुई है ना। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, हर जगह वीडियो जाकर के देखोगे CPA इज द मेडिसिन। क्यों है? क्योंकि यहाँ यूटेराइन कंजेशन है। यूटेराइन कंजेशन क्यों हुआ? यूटेराइन कंजेशन की जड़ कहाँ पर है? यूटेराइन कंजेशन की जड़ पोर्टल कंजेशन और पोर्टल हिस्टेसिस में है, यही बात कह रहा है यहाँ पे कवि। एंड दिस इज द रीजन दैट द CPA इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द, यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस एंड वजाइना एंड ऑल्सो फॉर द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द स्त्री। एक महिला की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर यही चीज CPA को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाती है, जिस तरह से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस और वजाइना के लिए। ठीक है, अब हमारा अगला कीनोट वही है, प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस एंड वजाइना। वजाइना का प्रोलेप्स होना और यूटेरस का प्रोलेप्स होना। प्रेशर एंड बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट फ्रॉम पेल्विस। क्यों? क्योंकि बल्कि यूटेरस है। पहले ये लीवर है, लीवर में पोर्टल कंजेशन हुआ, लीवर में जो पोर्टल कंजेशन हुआ उसने क्या करा? उसने इफेक्ट डाला यूटेरस की वेनस ड्रेनेज के ऊपर, जहां पे यूटेरस से ब्लड का वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन की तरफ जा रहा था। तो पहले पोर्टल कंजेशन हुआ, उस पोर्टल कंजेशन के कारण यूटेरस के अंदर कंजेशन हो गया, जिसको कहते हैं यूटेराइन कंजेशन। वो यूटेराइन कंजेशन जब हुआ तो क्या हुआ? तो भैया जो बच्चेदानी है वो कंजेस्टेड हो गई, वो उसके अंदर यूटेरस के अंदर ब्लड का कंजेशन हो गया, जिसको एनगॉर्ज्ड कंडीशन ऑफ यूटेरस बोलते हैं, इंड्यूरेशन।
और या फिर यूटेराइन कंजेशन। जब ये यूटेराइन कंजेशन हुआ तो यूटेरस भारी हो गया, बल्कि यूटेरस हो गया। और जब इतना भारी भरकम हैवी यूटेरस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस महिला के अंदर यूटेराइन प्रोलेप्स और प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस और वजाइना के प्रोलेप्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और उसका सेंसेशन कैसे होगा कि प्रेशर फील होगा वजाइना के एरिया में एंड बियरिंग डाउन, ऐसा लगेगा ऊपर से कुछ नीचे की तरफ उतरना चाह रहा है, एज इफ एवरीथिंग वुड कम आउट फ्रॉम द पेल्विस। अब इसको रोकने के लिए क्या करती है, मस्ट क्रॉस लेग टाइटली। ये जो आपने ये बात सुनी होगी, अब मैं अपना कैमरा नीचे नहीं ले जा सकता, ये जो एक के पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के महिलाएं बैठती हैं इस तरह से, ये दो पैर हैं, ये एक पैर कुर्सी से लटका है, दूसरा पैर ऐसा है, तो ये जो सिटिंग है ना, ये सीपिया का पोजीशन है कि वो एक पैर पे से दूसरे पैर को क्रॉस करके लटका करके बैठती है टाइटली। क्यों? क्योंकि शी वांट टू प्रोक्योर एंड शी वांट टू रेजिस्ट दिस बियरिंग डाउन सेंसेशन जो इसको हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका यूटेरस बल्कि है और ये यूटेरस प्रोलेप्स होने को नीचे की तरफ बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है और उसको रोकने के लिए महिला ऐसे क्रॉस लेग्ड बैठती है कुर्सी के ऊपर जब बैठ, और वो टाइटली इसको क्लोज करके रखती है। तो इसलिए कह रहा है कवि कि मस्ट क्रॉस लेग टाइटली एंड सिट क्लोज लेग टू प्रिवेंट इट। So in short, in sepia, portal congestion lead to the uterine congestion and uterine congestion lead to the bulky uterus and that bulky uterus lead to the prolapse of the uterus। कभी यही कह रहा है कि in short the sepia portal congestion lead to the prolapse of uterus। आई मेरी बात समझ में? ये वाला पॉइंट आ गया समझ में? in short in sepia portal congestion leads to the prolapse of uterus। ठीक है। अब आपको लग रहा हो कभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरे पास दो स्क्रीन है यहाँ पे, है ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक के अंदर स्लाइड खुली है, तो कंफ्यूज मत होना। दिस पोर्टल कंजेशन ड्यू टू द यूटेराइन कंजेशन मेक सीपिया वन ऑफ द मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर द मोस्ट ऑफ द यूटेराइन पैथोलॉजी। ये सारी की सारी 7 बीमारियां मैं गिना चुका हूँ। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिसमेनोरिया, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग मतलब DUB, और एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस के साथ एंडोमेट्रियोसिस, इनफेक्ट यूटेराइन फाइब्रॉइड में भी सीपिया इंडिकेटेड है कई केसेस में। यूटेराइन कंजेशन ऑफ द क्लिमेक्टेरिक पीरियड, जब महिला का पीरियड बंद होने वाला है, मेनोपॉज चल रहा है, तब बहुत बवाल काटता है कई बार शरीर। तो अगर उस समय पोर्टल कंजेशन भी है, यूटेराइन कंजेशन भी है, बल्कि यूटेरस भी है और उसके साथ मेनोपॉज का मेनोपॉजल ट्रबल चल रहा है, ऑल्सो इन दैट केस ऑल्सो सीपिया इज इंडिकेटेड। आई मेरी बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, देखो यहाँ तक 2 स्लाइड में वही 2 थीम की बात हुई है बस। पहला थीम कॉन्स्टिट्यूशनल लुक ऑफ द सीपिया ड्यू टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी ऑफ द ईस्ट्रोजन के कारण जो अजीब दिखती हैं, जैसी ये दिखती है सीपियालिटी। और दूसरा जो की नोट है और दूसरा थीम है कि पोर्टल सिस्टम के कारण यूटेराइन कंजेशन, यूटेराइन कंजेशन के कारण बल्कि यूटेरस, और बल्कि यूटेरस होने के कारण सारी यूटेराइन पैथोलॉजी प्लस प्रोलेप्स ऑफ यूटेरस एंड वजाइना। अगली स्लाइड पे आ गए हम, तीसरी स्लाइड पे आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक चीज जो बता रहा था आपको, मैं नीचे आ जाता हूँ पहले, ठीक है। फेशियल पिगमेंटेशन एंड येलो सैडल अबाउट नोज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको, सबसे पहली चीज ये जो पॉइंट है ये ज्यादातर लोग जानते हैं, सबको पता है कि येलो सैडल्स अराउंड नोज एंड चीक के अंदर जो झाइयाँ पड़ती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, पीला पीला काला काला। आप में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैं किसी से भी पूछूँ ना, अगर थोड़ा बहुत भी होम्योपैथी बंदा पढ़ा होगा और अगर आम आदमी है जो एज ए लेमैन कुछ होम्योपैथी के बारे में ज्ञान रखता होगा, उसको ये बात अच्छे से पता है कि सीपिया होती है, ठीक है ना। ही न्यू इट वेरी वेल। क्यों होती है ये मैं बता देता हूँ भाई साहब। यहाँ पे भेजा रहता है ना अपना ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसके 2 लोब पूरी दुनिया जानती है कि एक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन या ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है और शायद प्रोलैक्टिन निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन GH। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक और पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जोड़ता है। वो छोटा सा पार्ट कहलाता है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है।
और ये जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, यहाँ पे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन निकलता है। आई मेरी बात समझ में? अब क्योंकि ये महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस है, शरीर ये बात जानता है। शरीर क्या कोशिश करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये हार्मोन को शरीर ज़्यादा सिक्रीट करने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर जानता है कि इसके अंदर ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है, इसके कारण इस महिला का लुक ऐसा है, और शरीर उसको उस कमी को की भरपाई करना चाहता है। शरीर चाहता है वो कमी दूर हो जाए। उसी चक्कर में जब ये बॉडी जरूरत से ज़्यादा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ब्ला 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 हार्मोन को सिक्रीट कर रही होती है, उसी चक्कर में दोस्तों जरूरत से ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है तो मेलेनिन पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है, और ये हमको नाक पे दिखता है सीपिया लेडी में, और चीक पे दिखता है। आई मेरी बात समझ में? ये क्यों हुआ? ये एक प्रयास के रूप में हुआ कि प्रयास का शरीर क्या कर रहा था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी बड़ी तो है नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड इतू सी है, तो जब वहां पे दूसरे सेल्स जो बाकी हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, उसी प्रयास के अंदर चाहे या अनचाहे तरीके के वजह से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से। और जब भी कितनी ही सुंदर, कितनी ही खूबसूरत महिला हो, अगर उसके चेहरे पे नाक के इर्द गिर्द इस तरह का जो येलो सैडल अराउंड नोज या पिगमेंटेशन हो रहा है, तो ये एकदम पहला साइन होता है कि ये महिला के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। क्योंकि जो हमने इसका डिजीज पिक्चर, हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, ये 1000 सीपिया की लेडी के अंदर आपको शायद 50 में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, जो मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में शुरू में बताया कि नैरो, टॉल, स्लिम पेल्विस, आदमियों के जैसा पेल्विस और बिल्कुल फ्लैट ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक बिल्कुल फ्लैट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सीपिया का 1000 में से 50 केसेस में आप अगर खुशकिस्मत हुए ना, तो अपनी प्रैक्टिस में देख लोगे, ऐसा पेशेंट आएगा कि तुम लोग बोलोगे यार इसकी फोटो खींच लो, बच्चों को दिखाऊंगा कि सीपिया ऐसी होती। बट व्हाट अबाउट 950 लेडियों का क्या, जिनके ऊपर सीपिया देनी पड़ेगी? उनके अंदर साइन हमको दिखेगा ये पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन हमको बताएगा कि यार इस लेडी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हार्मोनल ग्लिच है। शरीर उसको पिट्यूटरी के हार्मोन ज़्यादा निकाल के पाटना चाह रहा है, उसको रिपेयर करना चाह रहा है, और उसी प्रयास में मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा ज़्यादा सिक्रीट हो गया उसकी इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और उसके कारण ये पिगमेंटेशन हो। तो ये पिगमेंटेशन हम आज की डेट में हमारी महिलाओं में कब देखते हैं? प्रेगनेंसी में देखते हैं, डिलीवरी के बाद देखते हैं, मेनोपॉज के टाइम देखते हैं। मिड एज्ड महिला 40 साल की होती हैं, तो जैसे ये मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, इनके पिगमेंटेशन आपको दिखने लगेंगे, झाइयाँ दिखने लगेंगी, स्पॉट्स दिखने लगेंगे इनको पिगमेंटेशन के, मेलानिन के। ये क्या है? दिस इज वाई द सीपिया इज इंडिकेटेड फॉर द फेशियल पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन विथ येलो सैडल्स अबाउट द नोज। ये पूरी कहानी मैंने इसलिए बता दी कि मेरे को ये एक एक लाइन ना समझानी पड़े। अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ और पढ़ के मैं आगे निकल रहा हूँ अगले पॉइंट की। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सीपिया, क्या? पिगमेंटेशन, फेशियल पिगमेंटेशन एंड येलो सैडल अबाउट द नोज। ठीक है, सीपिया फेस इज येलो और डर्टी येलोइश ब्राउन इन द ब्लॉचेस। ठीक है, कुछ भी नहीं समझाऊंगा, पूरी कहानी बता दी। अ येलो सैडल अक्रॉस द नोज एंड द अपर पार्ट ऑफ द चिक एंड नोज। कहाँ पे होगा? ये नाक होती है येलो सैडल। सैडल समझ लो, जिन लोगों को जो हिंदी मीडियम वाले उनको बता दूं, सैडल होती है घोड़े की काठी। अरे तुम दूल्हे को जब घोड़े पे बिठाते हो तो वो एक ऐसा लकड़ी का नहीं लगा रहता है, वो जिसके ऊपर पोंद रख के दूल्हा बैठता है, ये सैडल कहलाता है। तो अगर आप ये घोड़े की पीठ समझ लो, आप ये नोज का ब्रिज है ना, अगर इस नोज के ब्रिज को आप लोग घोड़े की पीठ समझ लो, तो जैसे घोड़े के पीठ पे सैडल रखी रहती है ना, जो पकड़ के दूल्हा बैठता है, काउबॉय बैठते हैं, जो सैडल होती है जिसके ऊपर वो तशरीफ रखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पीले कलर का हाइपर पिगमेंटेड ये घोड़े की पीठ के ऊपर किसी ने सैडल रख दी हो, काठी रख दी हो। तो सैडल का मतलब ये होता है, याद रखिएगा। तो येलो सैडल अक्रॉस द नोज एंड अपर पार्ट ऑफ द चिक एंड नोज के आसपास होता है। दीज येलो सैडल्स आर समटाइम डायग्नोज्ड एज द क्लोइस्मा इन द नर्सिंग वुमन। वैसे तो इनको येलो सैडल अक्रॉस द नोज बोलते हैं, कई मर्तबा कई डॉक्टर इसको क्लोइस्मा के रूप में देखते हैं इन द नर्सिंग वुमेन। एल्स मतलब बाकियों में इसको मेलेस्मा के रूप में नॉर्मल लेडी में देखा जाता है।
एंड इन सम केसेस एज अ लीवर स्पॉट। ये चारों इसके अलग अलग रूब्रिक है। हम अगर रिपर्टरी में घुसेंगे हमको येलो सैडल अराउंड द नोज भी मिलेगा, हमको मेलेस्मा भी मिलेगा, हमको क्लोइस्मा भी मिलेगा और हमको पिगमेंटेशन भी मिलेगा। बस वही चीज बता रहा हूँ। और लीवर स्पॉट भी मिलेगा। इन सीपिया दिस पिगमेंटेशन इज ड्यू टू द पोर्टल एंड यूटेराइन डिरेंजमेंट के कारण ही तो हुआ है भाई। फसाद की जड़ थी कहाँ पे? फसाद की जड़ थी पोर्टल कंजेशन। पोर्टल कंजेशन ने पैदा करा यूटेराइन कंजेशन, क्योंकि पोर्टल वेन में ब्लड कहाँ से आता है? मेजर पार्ट है इंटेस्टाइन और यूटेरस से ही तो पोर्टल वेन में ब्लड आता है। पोर्टल वेन में ब्लॉकेज है तो बैक प्रेशर से यूटेराइन कंजेशन हुआ, यूटेराइन ब्लॉकेज हुआ, यूटेराइन कंजेशन हो गया। यूटेराइन कंजेशन हुआ तो वो यूटेरस बल्की हो गया। जब वो यूटेरस बल्की हो गया तो उसके कारण कई पैथोलॉजीज सीड इन हुई और यहीं से हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफिशियंसी ऑफ जब ईस्ट्रोजन हार्मोन की हो जाती है जो ओवरी से निकलता है, तब जाके सीपिया का ड्रग पिक्चर जनरेट होता है, तब जाके ताजिया खड़ा होता है। और जब ये ड्रग पिक्चर जनरेट होता है तो उसी के रिकवरी करने के लिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि भाई शरीर एंटीरियर पिट्यूटरी के फीमेल हार्मोन को ज़्यादा सिक्रीट करता है। वो सोचता है शायद ये चीज़ सही हो जाएगी, बट ऐसी होती नहीं है। ऊपर से वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा और पिगमेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे कवि यही बात बोल रहा है कि इन दिस पिगमेंटेशन इज ड्यू टू द पोर्टल एंड यूटेराइन डिरेंजमेंट एंड ड्यू टू द action of sepia on the intermediate lobe of the pituitary which secretes melanocyte stimulating hormone। ठीक है, चलो अब मैं ऊपर चला जाता हूँ यहाँ से। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक। अब आप समझ सकते हो ये सेंसेशन क्यों होता है। पहली चीज तुम लोग ये समझो कि ये सोरा का सेंसेशन है। सीपिया एक ऐसी मेडिसिन में है जो तीनों मियाज्म कवर करती है, जस्ट लाइक नेट्रम्यू। याद रखो ये सोरिक सेंसेशन है। आपने सल्फर में ये पढ़ा होगा। सल्फर में बोलते हैं ना कि एम्प्टी ऑर्गन्स फीलिंग एट द 11 AM एग्रेवेशन। सवेरे 11 बजे सल्फर के पेशेंट को ये पूरा अपर एब्डोमन यहाँ पे ऐसा लगता है सब रिलैक्स्ड हो गया, सब खाली खाली लगने लगता है। यही खाली रिलैक्स्ड फीलिंग जब जरूरत से ज्यादा बढ़ती है ना तो ये मितली पैदा करती है, नौशिया पैदा करती है। मैं इसलिए इसको समझ पा रहा हूँ कि मैं बीइंग अ सल्फर पेशेंट ये मैंने बहुत अच्छे से फील किया है। मैंने बहुत अच्छे से, है ना। आप में से कई लोग करते होंगे, फास्टिंग वाले करते हैं इसको। पेट एकदम खाली लग रहा है एपिगैस्ट्रिक से नीचे की तरफ, और वही सेंसेशन जब बढ़ेगा ना तो उसको बयां करने का सबसे अच्छी लाइन पता है क्या है? एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन। ऐसा लगता है खाली खाली सब गायब हो गया अंदर से, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। और वो सेंसेशन जब बढ़ेगा ना, ये रिलैक्सेशन का सेंसेशन है। काहे का सेंसेशन है? ये एब्डोमिनल विसरास, जो एब्डोमेन के अंदर जितने विसरास है उनके अंदर जब रिलैक्सेशन आ जाता है उनके कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, तब जाके ये एम्प्टी ऑर्गन फीलिंग होती है। और सीपिया में तो लाजमी सी बात है भाई। सल्फर में क्यों होती है एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन? भैया सल्फर वेनस रेमेडी है, ये बताया मैंने। सल्फर में बहुत लंबा पहला दूसरा की नोट में ही था सल्फर के, ये वेनस रेमेडी है। सल्फर में पोर्टल कंजेशन है, इसलिए सल्फर के पोर्टल कंजेशन के कारण पोर्टल ब्लॉकेज है। मतलब पोर्टल वेन में जो ब्लड जाता है वो पोर्टल वेन से फ्रीली ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है वाया लीवर वेना केवा में, वो रुक रहा है एब्डोमेन में। क्यों? पोर्टल कंजेशन है। उसी तरह से सीपिया में भी तो पोर्टल कंजेशन है। तो जिस तरह से सल्फर में पोर्टल कंजेशन है उसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन का के अंदर ब्लड का स्टेसिस है, ब्लड का कंजेशन है। उसी तरह से भाई सीपिया में भी ब्लड का कंजेशन है, पर ये स्पेशली यूटेरस के अंदर ब्लड का कंजेशन है। तो जिस तरह से सल्फर में पोर्टल कंजेशन के कारण रिलैक्स्ड कंडीशन है एब्डोमिनल विसरास की और उसके कारण एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन होता है, एग्जैक्टली उसी कारण के कारण सीपीएम में भी ये चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पोर्टल कंजेशन है और पोर्टल कंजेशन के कारण एब्डोमिनल विसरास का कंजेशन है, स्पेशली यूटेरस का, इसलिए इसमें ये एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन और एम्प्टी ऑर्गन फीलिंग होती है। ये याद रख लेना। ये जो फीलिंग है जब जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी तो वोमिटिंग और नौशिया तक होगा, क्योंकि एकदम अजीब सा लगता है। और ये सोरा का सेंसेशन है, मैं ये बता दूं अच्छे से। और जिसको याद करना हो जाकर के सल्फर का ड्रग पिक्चर है चैनल पे, उसमें वो पार्ट देख लीजिएगा। एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक एंड थ्रू आउट द एब्डोमेन एस्पेशली व्हेन कनेक्टेड टू द पेल्विक बियरिंग डाउन। क्यों? क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमेन हो रहा है उसके कारण एम्प्टी ऑर्गन फीलिंग हो रही है, और रिलैक्सेशन ऑफ यूटेरस हो गया, कंजेशन ऑफ यूटेरस, उसके कारण बियरिंग डाउन हो रहा है, यूटेरस प्रोलैप्स होने को हो रहा है। इन सीपिया दिस फीलिंग इज नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग। ये याद रख लेना।
सल्फर की एक छोड़, ईटिंग से रिलीव हो जाती है फीलिंग, क्योंकि ये एम्प्टी ऑलकोन सेंसेशन लगा, वो कुछ खाएगा, थोड़ा पानी पिएगा, ठीक हो जाएगा, एक चाय बिस्किट खा लेगा, ठीक हो। सीपिया में नहीं होता। इट इज एनालॉग। ये किसका एनालॉग? एनालॉग मतलब, अरे प्रणीता पानी देना एक गिलास। एनालॉग का मतलब होता है क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि देयर इज ग्रेट रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ द सीपिया ऑन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एब्डोमेन। यही तो मैंने बताया इतने में, ये पॉइंट शुरू होने के पहले ही बता दी ये बात मैंने आप। ये क्यों होता है कि इट इज एनालॉग टू द ग्रेट रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ द सीपिया ऑन कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ के? एब्डोमेन के, जस्ट लाइक सल्फर। एंड दिस सेंसेशन ऑफ द गॉननेस एंड एम्प्टीनेस, खालीपन का, ऑफ सीपिया इज कनेक्टेड टू द रिलैक्सेशन एंड पेल्विक डाउन बियरिंग ड्यू टू द पोर्टल कंजेशन। यही तो बात कर रहे थे हम कि ये जो सेंसेशन है, एम्प्टी गॉलगोन सेंसेशन है सीपिया का, किससे कनेक्टेड है? रिलैक्सेशन एंड पेल्विक बियरिंग डाउन के साथ कनेक्टेड है। जो क्यों हो रही है? क्योंकि पोर्टल कंजेशन है भाई, वहीं से तो कहानी चालू हुई। और यही जो रिलैक्सेशन है ना सीपिया का, ये जो एब्डोमिनल विसरास का रिलैक्सेशन ड्यू टू पोर्टल कंजेशन एंड एसोसिएटेड विद द बल्कि यूटेरस एंड बियरिंग डाउन, मतलब प्रोलेप्स के इनिशियल सिम्टम के साथ, यही इसको मॉर्निंग सिकनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाता है। क्योंकि एक महिला के अंदर मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है प्रेग्नेंट महिला में? वो इसलिए होती है कि भाई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो इस तरह का पोर्टल कंजेशन होता है, एब्डोमिनल विसरास का रिलैक्सेशन हो जाता है, और यही जो रिलैक्सेशन है वो कहीं ना कहीं एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन को पैदा करता है। और जैसा कि मैंने बताया, यही एम्प्टी ऑलगोन सेंसेशन एक हद के ऊपर जाएगा ना, तो ये मितली पैदा करेगा, ये नौशिया पैदा करेगा, कई केस में उल्टी हो भी जाती है, ठीक है ना। तो यही क्या कह रहे हैं कि सो इंडिकेटेड इन द सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी विद वॉमिटिंग ऑफ फूड एंड बाइल। अगली स्लाइड। अब यहाँ पे एक चीज है जो अच्छे से समझने की है, रटने की बोल दो आप तो, कि अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ सिम्टम, ये सीपिया का एक कीनोट है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ सिम्टम। इट हैज द अपवर्ड टेंडेंसी ऑफ सिम्टम, ऑल द पेन्स आर फ्रॉम बिलो अप। ये रट लेना यार, ये रटना पड़ेगा। जैसे पेन इन द एनस, रेक्टम एंड वजाइना शूट अप फ्रॉम बिलो, नीचे से शूट अपवर्ड होते हैं प्लेन, कहाँ पे? एनस में, रेक्टम में और वजाइना में, ठीक है ना। तो पेन इन एनस, रेक्टम, वजाइना शूट फ्रॉम बिलो अपवर्ड, कोल्डनेस एज वेल एज द फ्लशेस ट्रेवल फ्रॉम बिलो अपवर्ड। ये सीपिया का कीनोट है क्लिमेक्टरिक कंप्लेंट में। क्लिमेक्टरिक कंप्लेंट मतलब मेनोपॉज के अंदर महिला को हॉट फ्लशेस आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, बोलो कहो हाँ, बोले हाँ। तो जो मेनोपॉज में सीपिया की महिला को जो हॉट फ्लशेस आते हैं, उनका डायरेक्शन क्या होता है? बिलो अपवर्ड, पैर से ऊपर की तरफ चलेंगे वो, ठीक है। अगला की नोट, सेंसेशन ऑफ बॉल इन द इनर पार्ट, स्पेशली रेक्टम के अंदर होता है। याद रखना, ये कई बार महिलाएं हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर एकदम दुबली पतली, इसके अंदर शायद एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इनफर्टिलिटी से सफर कर रही है, एकदम दुबली पतली है, बिल्कुल सेक्सी नहीं दिखती। मैंने इन महिलाओं के मुंह से ये वाली लाइन सुनी है अपने केस के, अपने कैरियर के अंदर, कि एक सेंसेशन ऑफ बॉल लगता है इनर पार्ट में। बोलता है, वो बोलती है, बोले गुदा के अंदर ऐसा लगता है मेरे को साहब कि वो कोई बॉल सी वहां पे स्टक है। मैंने सुना अपने कानों से ये चीज ना, इसलिए इसको डाला। अगला पॉइंट, रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर फेवरिंग द नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। जितने भी हमारे चैनल पे मेंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, और अगर आप में से कोई चैनल का मेंबरशिप अगर गोल्ड ले लेगा तो हम उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल कर लेंगे। तो खासकर जो मेंबर्स हैं और वो लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर, लाइव स्ट्रीम जब होती है, लाइव क्लिनिक पे एक्टिव रहते हैं, उनको अच्छे से पता है कि सीपिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। मतलब रात में जो पेशाब बच्चे बिस्तर गीला करते हैं ना, सीपिया उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि सीपिया में पोर्टल कंजेशन है, पोर्टल कंजेशन के कारण एब्डोमिनल ऑर्गन का रिलैक्सेशन है ना। वही कंजेशन रिलैक्सेशन एक ही बात होती है ना भाई। यूटेरस में कंजेशन हुआ तब तो यूटेराइन रिलैक्सेशन हुआ, यूटेरस बल्की हुआ, और यूटेरस के अंदर रिलैक्सेशन और बल्कीनेस आई, तभी तो यूटेरस के अंदर प्रोलेप्स की टेंडेंसी पैदा हुई। यही तो बात कर रहे हैं।
तो उस जिस तरह से यूटेरस के अंदर रिलैक्सेशन की टेंडेंसी है, सेम टेंडेंसी इसके अंदर रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर, मतलब पेशाब को रोकने वाला जो वाल्व है उसके अंदर भी रिलैक्सेशन हो जाता है, फेवरिंग द नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, मतलब रात में पेशाब होती है बिस्तर पे नींद में। तो लाइक कॉस्टिकम, सीपिया ऑल्सो हैज द नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन द फर्स्ट स्लीप एट नाइट। ये याद रखना, एज सून एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप एट नाइट। माँ ये बताती है, मुझसे लोग बोलते हैं ना सर आप तो अनयूरेसिस के ऊपर कॉस्टिकम सीपिया भी बताते हो, क्रियोसोट भी बताते हो, सर कैसे पता चलता है सीपिया का केस है कि क्रियोसोट का, या फिर कॉस्टिकम का केस है या क्रियोसोट का? भैया इतने बारीक सिम्टम से ये चीजें अलग होती हैं। आपको लगता जरूर है कि इसने एक सांस में कैसे बता दिया, उसका कारण है सीपिया और कॉस्टिकम के अंदर एक चित्रगत पिक्यूलरिटी है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की, वो ये है ये फर्स्ट स्लीप ऑफ नाइट में होता है। और माँ ये स्टेटमेंट आपने भी एज अ डॉक्टर माताओं का सुना होगा, अरे सर इसको तो साले को पेशाब करा के करो, अपन को ऐसा लगता है इतनी सारी बाथरूम करके सोया है, सवेरे तक तो नहीं करेगा, फिर मैं 3-4 बजे उठा के वापस से इसको पेशाब करा दूंगी तो कम से कम बिस्तर खराब नहीं करेगा। ये तो डॉक्टर साहब जैसी ही नींद लगती है रात के 12 के पहले ही बिस्तर गीला कर देता है। व्हाट इज दिस? दिट इज द नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन द फर्स्ट स्लीप एट नाइट, एज सोन एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप एट नाइट, वो पेशाब कर देता है, सीपिया कॉस्टिकम। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसके बारे में एक ही लाइन में इसलिए खत्म कर दिया, ये बात के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना है, वो चैनल पे है, अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन द महिलाओं के अंदर एक वीडियो बनाया है अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ऐसी महिलाएं होती हैं जो 3 महीने के पहले प्रेग्नेंट होती हैं और गर्भावस्था के तीसरे महीने के पहले उनको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगती है, और ऐसा उनके साथ 3-3, 4-4 बार हो चुका है, और इसी की वजह से ये महिलाएं कंसीव नहीं कर पाई, इनके अंदर इनफर्टिलिटी है। तो ये सीपिया का एक चित्रगत लक्षण है, ये सबको पता है। आप में से ज़्यादातर लोग जो चैनल से बहुत क्लोजली इंटीमेटली जुड़े हैं, मेंबर्स वगैरह, और ऐसे दर्शक जो रेगुलरली जुड़े हैं, हर वीडियो देखते हैं, उनको पता है। एबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब है शुरू के 3 महीने। 3 ट्राइमेस्टर की एक पूरी गर्भावस्था होती है, एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। मैंने बोला 3 ट्राइमेस्टर मतलब 3 तिरिके 9 महीने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर दूसरा 3 महीना मतलब चौथे से लेके 5वां, 6वां, 7वां, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7वां, 8वां, 9वां। पहले 3 महीनों के अंदर जिन महिलाओं के अंदर गर्भपात की टेंडेंसी होती है कि बिना किसी कारण से दूसरे महीने में, 1.5वें महीने में या 2.5वें महीने में एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और ब्लीडिंग पीरियड ही आ गया प्रेगनेंसी के दौरान, the medicine is the sepia. Other 2 medicine are the sabina and cecal core. चलो अब मैं ऊपर जाता हूँ। Menopause and climacteric trouble in the form of hot flushes and perspiration, especially when the flushes travel upward and end in the sweat. ये मैं बता चुका। ये upward direction of symptom होता है सीपिया का, ये चित्रगत डायरेक्शन है। ये कहाँ का है डायरेक्शन? रेक्टम, और रेक्टम में, वजाइना में और एनस में जो पेन होता है वो अपवर्ड की तरफ शूट होता है ना। और उसी तरह से जो हॉट फ्लशेस होते हैं ना, उनका भी ट्रेवलिंग का डायरेक्शन, हॉट फ्लशेस कब आते हैं? जब महिला का मेनोपॉज चल रहा होता है ना, तब उसको हॉट फ्लशेस आते हैं। हॉट फ्लशेस, इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है? नेचुरल सीपिया का बिलो अपवर्ड, तो नीचे से आने चालू होंगे हॉट फ्लशेस, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, बिलो अपवर्ड ट्रेवल करेंगे इसके हॉट फ्लशेस, और एंड होंगे इन द स्वेट। क्योंकि जब हॉट फ्लशेस आते हैं ना, तो पहले तो गर्मी लगती है, तो गर्मी लगती है, बढ़ती जाती है, एकदम से ठंडा पसीना आता है। तो वही बात बोल रहा है कवि यहाँ पे कि व्हेन द हॉट फ्लशेस ट्रेवल अपवर्ड, ठीक है, व्हेन द हॉट फ्लशेस ट्रेवल अपवर्ड एंड एंड इन द स्वेट। 15वां की नोट हैज द मेनी काइंड ऑफ द स्किन सिम्टम। इसके बारे में बहुत बात कर ली, तो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। क्लोएस्मा, मेलेस्मा, येलो सैडल अराउंड द नोज एंड चीक, पिगमेंटेशन ऑन द फेस, पिगमेंटेशन ऑन द स्किन, हर्पेटिक इरप्शन, स्क्लेरोडर्मा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सीपिया मेडिसिन है, इसलिए स्क्लेरोडर्मा मैंने अलग से लिखा है, एंटीम क्रूड। व्हाट इज स्क्लेरोडर्मा? स्किन के ऊपर कैरेटिन ज्यादा हो जाता है तो हाथ कड़क हो जाते हैं, स्किन कड़क हो जाती है, कैरेटिन के कारण मोटे मोटी स्किन हो जाती है। ठीक है, एंटीम क्रूड अदर मेडिसिन। चैप्स एंड क्रैक, हाथों में लोगों को क्रैक पड़ते हैं, आपने देखा क्रैक वाला एक्जिमा जो पेट्रोलियम देते हो जिसमें, एक्सटेंड डीप इन द टिश्यू, वो इतना डीप क्रैक पड़ जाते हैं कि उससे ब्लड की लकीर दिखती है।
थिकनिंग हार्डनिंग ऑफ स्किन, आखिरी पॉइंट क्या है, थिकनिंग एंड हार्ड स्किन। और स्किन के अंदर एक चीज लिखना मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं भूल गया, रिंग वॉर्म। हम कैसे भूल सकते हैं रिंग वॉर्म लिखना। तो इसलिए मैंने ये पूरा पॉइंट पढ़ने के बाद आखिरी में ये चीज पढ़ के बता रहा हूं अपने मन से कि मेरी बहुत ही बड़ी त्रुटि है, ये स्किन के आइलमेंट के अंदर मैं रिंग वॉर्म लिखना भूल गया। सीपिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द रिंग वॉर्म, दांत खात खुजली, टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कैपाइटिस, टीनिया पेडिस, टीनिया वर्सिकोलर, जितने प्रकार का दांत खात खुजली फंगल इन्फेक्शन रिंग वॉर्म आप लोग कल्पना कर सकते हो, सीपिया हर के ऊपर इंडिकेटेड। मैं बहुत पक गया था यार, 4 वीडियो मैंने बैक टू बैक ये स्लाइडें तैयार करी, मेरे दिमाग से निकल गई है ना। तो बस मैं इसलिए आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि सीपिया ऑलमोस्ट स्पेसिफिक रिलेशनशिप रखती है फॉर द फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म एंड टीनिया इन्फेक्शन। ये इसके अंदर आप जोड़ लेना अपने मन से, अगर नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्स के अंदर ये लिख लीजिए। तो ये साहब इतनी बात हो गई सीपिया की। अब आते हैं हम अपनी एकदम लास्ट स्लाइड पे। इसका मेंटल समझना जरूरी है। इसका मेंटल समझना क्यों जरूरी है, इसका मेंटल समझना इसलिए जरूरी है कि भाई कॉमन सेंस है, जिस महिला के अंदर इस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या उस महिला का माइंडसेट नॉर्मल होगा? नहीं होगा, कुछ स्पेशल चीजें होंगी। आप देखते हैं महिलाओं के अंदर मूड स्विंग का डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो रहा है। उनका पीरियड आता है उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो प्रेग्नेंट होती हैं वो दिमाग खराब हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे अभी चैनल पे वीडियो एयर हुआ है, मैंने डाला था, उसमें सीपिया बताई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पोस्टपार्टम मतलब पोस्ट बोले तो बाद में, पार्टम मतलब बच्चा देना, मतलब डिलीवरी के बाद में जो डिप्रेशन में महिलाएं जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? वो जब प्रेग्नेंट नहीं थी वो तो बड़ी खुश और जॉली नेचर की थी, पर अब उनने आज बच्चा दे दिया तो वो डिप्रेशन में चली गई है, इरिटेटेड हो गई, नेचर में इरिटेशन बढ़ गया है। क्यों? भैया हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया कि जब उसके पेट में बच्चा नहीं था तब उसके अंदर जो हार्मोन्स के लेवल थे वो बहुत बढ़िया थे, वो शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन, इसलिए वो खुश मिजाज थी, उसके साथ उठने में बैठने में बात करने में सब में मजा आता था इसके हस्बैंड को। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई हार्मोनल इम्बैलेंस की शुरुआत हो चुकी थी। 9 महीने में वो हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ा। क्यों? क्योंकि सीपिया का की नोट है, एनी आइलमेंट आइदर मेंटल और फिजिकल आफ्टर डिलीवरी। तो क्या हुआ, 9 महीने में वो हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ा, और अल्टीमेटली इनने जब बच्चा पैदा करा महीने के बाद, तो उसके बाद वो हार्मोन्स जो थे ना वो वापस से पूरी जिंदगी के लिए रीस्टेब्लिश नहीं हुए, जो शादी के पहले थे या फिर प्रेगनेंसी के पहले थे, वो बिगड़ चुका हमेशा के लिए। एक प्रेगनेंसी में ऐसी हालत हुई कि दूसरा बच्चा करने के बारे में महिला सोचेगी नहीं, सास ससुर की उंगली और प्रेशर के कारण दूसरा बच्चा पैदा कर ले अलग बात है, बट मेंटली शी इज कंप्लीटली चेंज्ड। ये इरिटेटेड है, इंडिफरेंट है, चिड़चिड़ी है, ठीक है ना, ये अपनी दुनिया में खोई रहती है। इसका हर मेंसेस आने के पहले ये और उग्र चंडालिनी हो जाती है, ये और ज्यादा इरिटेट होने लगती है, ठीक है ना। मतलब इसके साथ जीने मरने का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई मतलब क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा थकेला माइंडसेट का आदमी के साथ आप, मतलब वही मैंने जैसा बोला वीडियो के शुरू में कि आप कैरी करते हो उन लोगों को बस। क्योंकि आप शादी कर ली है, उनसे एक बच्चा कर लिया है, अब आपको उनका चिड़चिड़ापन जिंदगी भर झेलना है और कैरी करना है। तो इसलिए इसका माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइंड में पढ़िए क्या बात लिख रहा है कवि, इनडिफरेंट इवन टू ओन फैमिली। एक इंडिफरेंस आ गया, जैसे ही डिलीवरी हुई ना उसके बाद ये चेंजेस दिखते हैं। टू ओन ऑक्यूपेशन, खुद के ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट नहीं बचा। दोज whom शी लव बेस्ट, जिन लोगों को ये पूरा जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती थी उनसे भी इंडिफरेंट हो गई है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण माइंड कहीं पे चला गया है, कहीं पे एब्जॉर्ब्ड है थॉट में, कुछ विचार चलते रहते हैं इनके अंदर, और उसके कारण ये अपना लव अफेक्शन हस्बैंड से नहीं बता पाती है, बच्चे से नहीं बता पाती हैं, अपने ऑक्यूपेशन के प्रति ईमानदार नहीं रह पाती, और फैमिली के प्रति भी इंडिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहीं और है। अच्छे हार्मोन्स होंगे शरीर में, अच्छा हार्मोनल लेवल होगा, बंदा खुश रहेगा। हार्मोनल लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है, अजीब सा हो चुका है, इम्बैलेंस हो चुका है, माइंड के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। एन अबॉलिश स्टेट ऑफ अफेक्शन, मतलब अफेक्शन बोले तो लगाव, जैसे मेरे को मेरी बीवी से है, माँ से है, पिता से है, बच्चे से है, वो लगाव जो है ना, वो लगाव के अंदर एक प्रकार का रिजेक्टिंग भावना आ जाती है कि वो फील ही नहीं कर पाता मेरे को है भी कि नहीं है। वो तो क्या एक ही घर में रह रहे हैं तो उठना बैठना तो साथ में करना है, उतनी मजबूरी है, और लिटरली ये लोग सिर्फ उतना ही एक दूसरे के साथ रहते हैं।
मेंटली वो जो अबॉलिश स्टेट ऑफ अफेक्शन आ जाती है कि वो चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं अपने पति को, अपने बच्चे को, ये महिला उसको खुद नहीं पता। बोले सर मैं फील तो करती हूँ कि मैं यार ये मेरा हस्बैंड है, पर मैं जितना प्यार करना चाहिए मैं उतना अफेक्शन इनके प्रति प्रदर्शित नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि दिमाग कहीं और है, दिमाग बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, तो ये चीज ऐसी होती है। ठीक है, एबिलिटी टू फील नेचुरल लव इज लॉस्ट, कुछ फील ही नहीं कर पाएगी भैया, कुछ सोचेगी इस बारे में तब तो फील करेगी, दिमाग में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, लॉस और लॉस एंड लॉस्ट टू बी अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब आप बताते हो ना कि अपनी एक पति अपनी पत्नी से बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बच्चा अपना माँ से बोलता है मैं आपसे बहुत आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो अफेक्शन बताने की जो सिस्टम है ना, साला ये सिस्टम ही ठिकाने लग जाता है, कोई अफेक्शन बताता नहीं। वो जो कुछ है वो थोड़ा बहुत फील करते हैं, और वो भी वो उतना फील नहीं कर पाती। क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण माइंड कहीं और चला गया उसका, ये समझ लो। मदर सेस, माँ क्या बोलती है, आई नो आई ऑट टू लव माई चाइल्ड, मेरे को पता है मेरे को अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए, एंड माई हस्बैंड, बट आई यूज टू लव देम बट नाउ आई हैव नो फीलिंग्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब मेरे से आप पूछो कि मैं वो उसका यही कहना है कि मुझे पता है मुझे अपने हस्बैंड से प्यार करना चाहिए और उसका प्रदर्शन भी करना चाहिए, बताना चाहिए मुंह से बोल के। मेरे को अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए, उसको भी बताना चाहिए कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, बट मैं जानती हूँ मैं इनसे प्यार करती हूँ, पर इसको लेकर के मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो वैसी नहीं रही। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करती भी हूँ कि नहीं करती हूँ। द लव डज नॉट गो टू द अफेक्शन, लव है पर वो अफेक्शन तक नहीं जाता, अफेक्शन मतलब जताने तक नहीं जाता। लव डज नॉट मैनिफेस्ट इट सेल्फ, उसको नहीं, वो मैनिफेस्ट नहीं करती, बताती नहीं है इस बारे में। अफेक्शन आर स्टिल्ड, वहाँ पे हर चीज स्टिल हो चुकी है, थम चुकी है। ऑल थिंग्स सीम्स टू बी द स्ट्रेंज शी कैन नॉट रियलाइज, और वो ऐसा हो जाता है कि कई बार वो रियलाइज परेशान होती है इस चीज को लेके। क्यों? भैया मैं अपने बच्चे से, अपने पति से मैं शायद प्यार नहीं करती हूँ, अगर करती हूँ तो मैं रियलाइज क्यों नहीं कर पाती हूँ। ये चीजें उसको स्ट्रेंज लगती हैं, बड़ी अजीब सी। ठीक है, ऐसी स्टेट हम कहाँ देखते हैं? ये है लुब्बे लुबाब का पॉइंट, ये है मेन पॉइंट। हम कहाँ देखते हैं ऐसी स्टेट को? प्रेगनेंसी में, हार्मोनल डिसऑर्डर में, डिलीवरी के बाद, फिर लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, आफ्टर डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस के अंदर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड आने वाला है उसके पहले ये सारी चीजें होने लगेंगी, चिड़चिड़ाएगी सबके ऊपर। प्यार व्यार तो गया गड्ढे में, ठीक है ना, प्यार व्यार गया गड्ढे में, वो चिड़चिड़ाएगी, इरिटेट होगी। यूटेराइन और अदर हेमरेजेस में, इंडाइजेशन में, और हाई लिविंग, हाई लिविंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली सीपिया की महिला, पता है सीपिया अक्सर क्यों बन जाती हैं लेडी? कि ऐसी महिला जिसका सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ रुझान बहुत कम होता है वो सीपिया, याद रख लें। आप देखोगे ना ऐसी महिला, अगर रिपर्टरी में ढूंढोगे कि ऐसा महिला के अंदर कौन सी महिला होती है जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स उतनी ज़्यादा नहीं है, दैट इज सीपिया। खासकर ऐसी महिला जब पल्ले पड़ जाती है घोड़े के, मतलब पति है घोड़ा, उसको हमेशा सेक्स 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 चाहिए, अब वो क्या है, कॉपरेट तो करना पड़ेगा। ऐसे पति के साथ जब ऐसी महिलाओं की शादी हो जाती है, देखो एक एक सिस्टम क्या है कि जितनी डिजायर इसमें रहे उतनी डिजायर उसमें रहे, भले इसमें कम है उसमें भी कम हो तो बढ़िया काम चलेगा। अब उल्टा है, ये सीपीएल लेडीज में सेक्सुअल डिजायर उतनी है ही नहीं, तो भैया हार्मोन ही नहीं है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी है। ईस्ट्रोजन ही तो प्रेरित करता है महिला को सेक्सुअल एक्टिविटी की तरह, इसमें है ही नहीं वो चीज़, क्योंकि खुद महिला जैसी नहीं दिख रही, वो सेक्स क्या ही करेगी। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लुक की बात कर रहा हूँ, कोई फेमिनिज्म वाले मेरे पे छाती मत पीटने लगना कि तुम महिलाओं के लिए ऐसा बोल रहे हो। ऐसी महिला जब ओवर विगरस आदमी के साथ शादी हो जाती है जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो अब इसको नहीं करना है, वो करेगा, और ये चीज जब सालों तक चलेगी ना, तो सीपिया का मेंटल डेवलपमेंट और ज्यादा वैसा हो जाता है। ये ऐसी हो जाएगी थकेली बिल्कुल, कि पति को अच्छा लगता है पर कोई उसके प्रति भावना नहीं है, बच्चे के प्रति कोई भावना नहीं है। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहा है, जैसे पीरियड आने वाला, चिड़चिड़ा रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति होती है मेंटली इनकी। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये स्थिति हम कब देखते हैं? प्रेगनेंसी, डिलीवरी में, चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल दे रहा हूँ, डिलीवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी के बाद देखते हैं हम ये। प्रेगनेंसी में देखते हैं, डिलीवरी में देखते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब पीरियड आने के पहले के कुछ दिन,
किसी तरह का भी यूटेराइन और कोई हेमरेज हो रहा होगा वजाइना से, वहां पे ये देखने में आएगी, इंडाइजेशन और हाई लिविंग। ऑल्सो इसको हम कहाँ देखते हैं, ऑल्सो इन द वुमेन हु हैज ओवर विगरस हस्बैंड, बहुत ही घोड़े से शादी हो गई, बिल्कुल इच्छा नहीं रहती इनको सेक्स करने की, और ऐसे आदमी से शादी हुई है, तो ये स्थिति, ये मेंटल कंडीशन और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अनचाहे में वो चीज़ करनी पड़ रही है जो ऑलरेडी पसंद नहीं है। ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग डिस्पोजिशन जस्ट लाइक पल्सेटिला, और ये चीज़ हम देखते हैं सीपिया के अंदर, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि जो महिला अपना डिजीज का नरेशन तुम लोगों के सामने रो करके कर रही है वो हमेशा पल्सेटिला हो। ज्यादातर केस में वो पल्सेटिला से ज्यादा नेट्रम्यूर की पेशेंट होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये 16 कीनोट के अंदर मैंने सीपिया को आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। और जैसा कि कैंट ने लिखा है सीपिया के अंदर इनिशियली, कि सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो समझने में थोड़ी सी टफ है, और खासकर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। कई बार बहुत लिमिटेड कंडीशन में हम सीपिया को आइडेंटिफाई करते हैं अमॉन्ग अवर पेशेंट। और ये थीम था, अब आपने देखा एक थीम पकड़ा, दो थीम पकड़े, दो थीम के इर्द गिर्द पूरा ड्रग पिक्चर खत्म हो गया। तो ये था डीसीपिया का ड्रग पिक्चर। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाला जो वीडियो है और इस हफ्ते में बचे हुए Q&A सेशंस के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल कर रखिएगा। नमस्कार।